आज मैं आपको भारतीय इतिहास के एक भाग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमको धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का सहायता लेना पड़ेगा। यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी के लिए हमको धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य लेना पड़ेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। इसका संकलन करता कौन है? इसका संकलन करता है महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेदव्यास। इसका संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेदव्यास। आप इसको संक्षिप्त में महर्षि वेदव्यास भी कह सकते हैं। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद और इसका संकलन करता है महर्षि वेदव्यास। ये जो वेद है, वेद कितना है? वेद कितना है? वेद है 4। तो क्वेश्चन आता है कि वेद कितना है, तो आपको बताना है कि वेद है 4। ये वेद कौन सा है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद एवं चौथा है अथर्ववेद। तो वेद कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अभी हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऋग्वेद के बारे में। तो ये ऋग्वेद क्या है? जो ऋचाव है, ऋचाव के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो ऋचाव के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से जो आर्य है, आर्य के राजनैतिक जीवन प्रणाली यानी आर्य के राजनीतिक जीवन के इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये जो ऋग्वेद है, इसको जो ऋचाव है, इस ऋचाव के पढ़ने वाले जो ऋषि है, इसको क्या कहते हैं? होत्री है। क्या कहते हैं? होत्री। क्योंकि मैंने बताया कि ऋचाव के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और ये जो ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि है, उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो ऋग्वेद है, इसमें कितना मंडल है। तो ऋग्वेद में कितना मंडल है? इसमें मंडल है 10। तो ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10। इस सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। एवं ऋचाओं की संख्या कितना है? ऋचाओं का संख्या है 10,462। ठीक है, तो ऋग्वेद में सवाल ये आता है कि इसमें मंडल की संख्या कितना है? आपको बताना 10। सूक्त कितना है? 1028 एवं ऋचाओं की संख्या है 10,462। ये है ऋग्वेद के मंडल, सूक्त एवं ऋचाओं का संख्या। ये जो ऋग्वेद का रचयिता कौन है? कौन है? विश्वामित्र। तो ऋग्वेद का रचना किसने किया था? विश्वामित्र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। अभी मैंने जो डिस्कस किया है कि इसमें जो मंडल कितना है? 10। कितना मंडल है? 10। तो 10 मंडल में जो इंपॉर्टेंट मंडल है, मैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक है तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या बताया गया? ऋग्वेद के तीसरा मंडल में
ये बताया गया कि इसमें जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो कौन सा मंत्र है इसमें? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के तीसरा मंडल में। ऋग्वेद के तीसरा मंडल क्या है? जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। अब 4 में ऋग्वेद के 7वां मंडल में क्या है? ऋग्वेद में 7वां मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वां मंडल में क्या वर्णन है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जो जिसमें सुदास एवं 10 राजा के बीच ये युद्ध हुआ था। ये कहां हुआ था? परोसनी यानी रावी नदी के किनारे पे ये युद्ध हुआ था। तो 10 राज्य के युद्ध कहां हुआ था? परोसनी या रावी नदी के किनारे पे हुआ था। किनके बीच हुआ था? राजा सुदास और 10 राजा के बीच में, जिनमें ये युद्ध हुआ था। ये किसमें वर्णन है? ऋग्वेद के 7वां मंडल में वर्णन है। ठीक है। इसके 8वां मंडल में क्या बताया गया? इस 8वां मंडल में हस्तलिखित को खील कहा गया। हस्तलिखित को क्या कहा गया? खील कहा गया। ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जानने के लिए मैंने बताया। 9वां मंडल में क्या बताया गया? इसके 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। तो इसका जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का जो स्रोत है वो क्या है? पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है, यानी चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत पुरुष सूक्त है, जिसमें ये बताया गया कि जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से, वैश्य भुजाओं से एवं जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से एवं जो वैश्य है वो जांघों से एवं जो शूद्र है वो चरणों से उत्पन्न हुए। ये पुरुष सूक्त में वर्णित है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। तो अभी मैंने जो बताया ऋग्वेद से, एक बार मैं इसका रिवीजन बताता हूं कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म कौन सा है? वेद, जिसका संकलन करता है महर्षि द्वैपायन वेदव्यास से। वेद कितना है? 4 है। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस वेद से आर्य के राजनीतिक जीवन प्रणाली के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल, 1800 एवं 10,462 ऋचाएं है। ऋजु 10वां मंडल के बारे में बताया, 10 मंडल। इसमें तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जो परोसनी नदी की यानी रावी नदी के किनारे पर हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। जो सुदास एवं 10 राजा के बीच में हुआ था। 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? परोसनी या रावी नदी के किनारे पे सुदास एवं 10 राजा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट बताया 8वां मंडल क्या बताया था? हस्तलिखित का वो खील कहा गया। इसका 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख का वर्णन है। इसका 10वां मंडल में क्या बताया गया कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का जो स्रोत है वह पुरुष सूक्त है, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से एवं शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए।
नेक्स्ट है यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। जो यजुर्वेद है यह गद एवं पद दोनों में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है ये कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो आपको बताना है कि यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अथर्वणा। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अथर्वणा कहते हैं। और ये गद एवं पद दोनों में है। नेक्स्ट है सामवेद। नेक्स्ट कौन सा वेद है? सामवेद। ये जो सामवेद है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उद्रात्री। तो इसके पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्री कहते हैं। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अथर्वणा कहते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है। तो आपको पता है यजुर्वेद। और भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? तो आपको बताना है सामवेद को। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, सात वशीकरण आदि के बारे में इसका वर्णन किया गया। क्या बताया गया इसमें? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, साप वशीकरण आदि के बारे में इसमें वर्णन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया वेद। जो वेदों को भले भांति समझने के लिए किसका रचना की गई? वेदांग की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेदांग। तो वेदांग क्या है? वेदों को भले भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कितना है? 6। कौन सा है? पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है व्याकरण, चौथा है कल्प, पांचवा है निरुक्त, छठा है छंद। तो वेदांग के कितना है? वेदांग की संख्या कितना है? 6। कौन सा है? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त एवं छंद। ये है 6 वेदांग। और देखिए वेदांग कितना है? 6। कौन सा है? शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा। दूसरा क्या है? ज्योतिष। दूसरा कौन सा है? ज्योतिष। तीसरा कौन सा है? व्याकरण। तीसरा कौन सा है? व्याकरण। चौथा कौन सा है? कल्प। चौथा कौन सा है? कल्प। पांचवा कौन सा है? निरुक्त। पांचवा कौन सा है? निरुक्त। और छठा कौन सा है? छंद। ये था वेदांग। साथ ही आपको बताऊंगा कि वेदों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक यानी सबसे प्राचीन एवं अंतिम वेद कौन सा है? तो आपको बताना है ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन एवं अंतिम वेद है ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाता है कि सबसे प्राचीन एवं अंतिम वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं अंतिम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है पुराण। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पुराण के बारे में। तो पुराणों के रचयिता कौन है? पुराण का रचयिता है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो पुराण का रचयिता कौन है? लोमहर्ष
एवं उनके पुत्र उग्रसभा। ये पुराणों की संख्या कितना है? ये पुराणों की संख्या है 18। तो पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या है 18। कौन सा है? विष्णु पुराण। कौन सा है? विष्णु पुराण। दूसरा है वायु पुराण। तीसरा है मत्स्य पुराण। चौथा है ब्राह्मण पुराण। तो पुराणों की संख्या कितना बताया मैंने? पुराणों की संख्या है 18। एक है विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है विष्णु पुराण से। दूसरा है वायु पुराण, जिसमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। और तीसरा है मत्स्य पुराण, जिसमें अंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। ये है पुराणों की। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसभा पुराणों के रचयिता है। और ये पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। तो पहले मैंने बताया कि वेदों की संख्या कितना है? वेद है 4। वेदों की संख्या कितना है? वेद है 4, वेदांग है 6, पुराणों की संख्या है 18। और उपनिषद का संख्या कितना है? उपनिषद का संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद का संख्या है 108। तो वेद का संख्या कितना है? 4, वेदांग 6, पुराण की संख्या है 18, उपनिषद की संख्या है 108। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र उसका लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थ लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। तो अर्थशास्त्र लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य, या क्या बोल सकते हैं उसको? विष्णुगुप्त। कौटिल्य के नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट है, ये तो होगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अरबों है, अरबों का सिंध विजय की वृत्तांत किसमें है? चाचनामा में। चाचनामा। तो अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? चाचनामा। तो चाचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। तो चाचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। तो आपको बताना है कि चाचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। तीसरा है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिनी लेखक कौन है? कल्हन। तो कल्हन का राज तरंगिनी में कहां के इतिहास का पता चलता है? कश्मीर का। कश्मीर का इतिहास का पता चलता है कल्हन का राज तरंगिनी में। ये क्या है? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हन ने। यानी कल्हन ने संस्कृत साहित्य को ऐतिहासिक जो घटनाओं है उनको क्रमबद्ध तरीका से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था कल्हन ने। और उनके द्वारा लिखा गया क्या है? राज तरंगिनी। इनमें कहां के इतिहास से पता चलता है? कश्मीर का। फिर मैंने जो बताया चाचनामा, ये चाचनामा है उनका लेखक कौन है? अली अहमद। ये क्या है? जो अरबों का यानी अरबों का सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चाचनामा में वर्णित है, जिनका लेखक है अली अहमद। नेक्स्ट है पाणिनि। पाणिनि क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। पाणिनि क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। ये क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है
पतंजलि। पतंजलि क्या लिखा था? महाभाष्य। जो मैंने बताया पतंजलि, इसका क्या नाम है? महाभाष्य। पतंजलि का क्या है? महाभाष्य। ये फिर कात्यायन। कात्यायन का लिखा ग्रंथ का क्या नाम है? गार्गी संहिता। ये कात्यायन का लिखा ग्रंथ का क्या नाम है? गार्गी संहिता। ये था हम धर्म ग्रंथ से मिलने वाले प्रमुख तथ्य। अब हम डिस्कस करेंगे विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण इनमें क्या है? पहले टेसियस। कौन है? टेसियस। टेसियस कौन था? टेसियस था, ये ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान के राजवैद्य था। दूसरा था हेरोडोटस। ये हेरोडोटस है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं? आपको बताना है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसका अपना पुस्तक है, इसका पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। इसका अपना पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका, जिसमें क्या बताया गया कि भारत एवं फारस का संबंध के बारे में बताया गया है। जिसमें क्या बताया गया? भारत एवं फारस के संबंध के बारे में हिस्टोरिका पुस्तक में बताया गया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज कौन था? ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसका पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इसका पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। जिसमें क्या बताया गया? इसमें मौर्य युगीन जो मौर्य है, इसमें मौर्य काल का समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया। तो विदेशी विवरण ये लोग कौन था? यूनानी रोमान लेखक। जो विदेशियों में हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? यूनानी रोमान लेखक। यूनानी रोमान लेखक में कौन कौन है? पहला है टेसियस। टेसियस कौन था? ये था ईरान का राजवैद्य था। दूसरा हम डिस्कस किया हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, एग्जाम में आता है। इसका पुस्तक कौन सा है? हिस्टोरिका, जिसमें ये भारत एवं फारस का संबंध के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में? भारत एवं फारस का संबंध के बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज कौन था? ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसका लिखा पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ये भी क्वेश्चन में आता है, इंडिका का रचना किसने किया? तो आपको बताना है इंडिका का रचना मेगास्थनीज ने किया, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है डायमेक्स। डायमेक्स कौन था? ये डायमेक्स था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायमेक्स कौन था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायमेक्स कौन था? सीरियन नरेश अंतियोकस राजदूत था। ये किनका राज दरबार में आया था? ये क्वेश्चन में आता है कि डायमेक्स किसके राज दरबार में आया था? तो आपको बताना है कि डायमेक्स बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और साथ ही ये बताने में आपको भूल गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इसका पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। और ये मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। आपको शॉर्ट में याद करना है तो मेगास्थनीज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो बताना है मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। पहला पॉइंट, मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था।
इसका अपने पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इसका अपने पुस्तक क्या नाम था? इंडिका। मेगास्थनीज किनके राज दरबार में आया था? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मेगास्थनीज किनके राज दरबार में आया था। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज आया था। ये जो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा, इसमें कौन सा कालीन समाज संस्कृति के बारे में पता चलता है? आपको बताना है कि मौर्यकालीन समाज संस्कृति के बारे में पता चलता है मेगास्थनीज का इंडिका नामक पुस्तक से। नेक्स्ट है डायनेस। ये डायनेस कौन था? ये अंत्योकस का राजदूत था। ये किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में डायनेस आया था। ये भी क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है डायोनिसियस। ये डायोनिसियस कौन था? ये डायोनिसियस था टोलेमी नरेस फिलाडेल्फिस का राजदूत था। डायोनिसियस कौन था? टोलेमी नरेस फिलाडेल्फिस का राजदूत था। ये किनके राज दरबार में आया था? ये आया था अशोक के राज दरबार में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ। तो डायोनिसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में। डायनेस किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इस लेखक के पुस्तक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता है, फिर भी ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अभी हम डिस्कस करेंगे चीनी लेखक। अभी हम ये चीनी लेखक के पहले और एक जो प्लिनी है, ये जो प्लिनी है, प्लिनी ने क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। प्लिनी का किसका लेखक है? नेचुरल हिस्ट्री का। और टॉलेमी लिखा था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसने लिखा था? टॉलेमी ने लिखा था। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में सबसे पहले किसका नाम आता है? फाहियन। चीनी लेखक में सबसे किसका नाम आता है? फाहियन। ये फाहियन किसके दरबार में आया था? ये फाहियन आया था चंद्रगुप्त। ये फाहियन है किनके दरबार में आया था? फाहियन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। तो फाहियन किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त II के दरबार में आया था। इसके लिखा पुस्तक का क्या नाम था? फो को किंग। तो फाहियन किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त II के दरबार में फाहियन आया था। इसके लिए पुस्तक का नाम था फो को किंग। नेक्स्ट है ह्यूएनसांग। ह्यूएनसांग किनके दरबार में आया था? ह्यूएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्यूएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्यूएनसांग का लिखा पुस्तक के नाम क्या है? सीयूकी। तो सीयूकी ह्यूएनसांग के लिखा पुस्तक के नाम है सीयूकी। तो ह्यूएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे आरबी लेखक। तो आरबी लेखक में कौन है? पहले अल्बेरुनी। तो अल्बेरुनी किनके दरबार में आया था? अल्बेरुनी आया था महमूद गजनी के
दरबार में। तो अल-बिरूनी किनके दरबार में आया था? महमूद गजनी के दरबार में अल-बिरूनी आया था। इनका लिखा पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद या तहकीक ई हिंद। तो अल-बिरूनी किनके दरबार में आया था? महमूद गजनी के दरबार में आया था और इनका लिखा पुस्तक नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ई हिंद। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता किनके दरबार में आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। इनके लिखा पुस्तक का क्या नाम है? रिहाला। इनके लिखा पुस्तक का नाम है रिहाला और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब इधर जो भी मैंने पढ़ा है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। खास करके जो भी हम किताबें पढ़ा है, खास जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य या चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रायतरंगिणी के लेखक कौन है? तो रायतरंगिणी लेखक है कल्हन। कल्हन के रायतरंगिणी ग्रंथ से कश्मीर का इतिहास का पता चलता है और साथ ही यही एक ग्रंथ है जो संस्कृत साहित्य का जो ऐतिहासिक घटना है इसमें उसका क्रमबद्ध तरीका से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हन ने किया था। यानी कल्हन संस्कृत साहित्य को क्रमबद्ध तरीका से लिखने का प्रयास किया था और इसके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? रायतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चचनामा। क्या है? चचनामा। ये लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। इससे क्या पता चलता है? जो अरब है उनके सिंध विजय है, जो सिंध विजय किया था अरब का, उनके सिंध विजय का वृत्तांत किसमें पता चलता है? अली अहमद का चचनामा में। नेक्स्ट है पाणिनि का अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी क्या था? संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक था अष्टाध्यायी। देखिए अष्टाध्यायी क्या था? संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक था अष्टाध्यायी, जो लेखक था पाणिनि। नेक्स्ट है पतंजलि। तो पतंजलि क्या लिखा था? महाभाष्य। तो पतंजलि क्या लिखा था? महाभाष्य। अरे पतंजलि कौन था? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित था पतंजलि। उन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। नेक्स्ट मैंने बताया कि हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत एग्जाम में ये आता है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका पुस्तक का क्या नाम है? तो हेरोडोटस का लिखा पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत एवं फारस के संबंध के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है डाइमेक्स। ये जो डाइमेक्स है, क्वेश्चन ये आता है डाइमेक्स किसके राज दरबार में आया था? तो डाइमेक्स आया था बिंदुसार के राज दरबार में, जो अंतियोकस का राजदूत था। तो डाइमेक्स किसका राज दरबार में आया था? बिंदुसार का राज दरबार में डाइमेक्स आया था। और नेक्स्ट है डायनिसियर। डायनिसियर जो टोलेमेनोरस फिलाडेल्फिस का राजदूत था, वो अशोक के राज दरबार में आया था। डायनिसियस आया था अशोक के राज दरबार में। नेक्स्ट है मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस कौन था? मेगास्थनीस था सेलुकस निकेटर का राजदूत। तो मेगास्थनीस कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये किनका राज दरबार में आया था? मेगास्थनीस आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और मेगास्थनीस द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीस द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में पता चलता है।
नेक्स्ट है चीनी लेखक। चीनी लेखक में पहले आता है फाहियन। तो फाहियन किनके दरबार में आया था? फाहियन आया था चंद्रगुप्त टू के दरबार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्र टू के दरबार में फाहियन आया था, जिनका लिखा पुस्तक का नाम है फो को किंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूएनसांग का। जो ह्यूएनसांग किनके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्यूएनसांग भारत पर आया था। इनका लेखा पुस्तक का नाम क्या है? इनका लेखा पुस्तक का नाम है सी यू की। सी यू की ह्यूएनसांग की लेखा पुस्तक है। नेक्स्ट मैंने और एक है कि प्लिनी। तो प्लिनी का लिखा पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। एवं टॉलेमी का लिखा पुस्तक नाम है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल किसने लिखा था? टॉलेमी ने। अब नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो आपको बताना है प्लिनी। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया कि आरबी लेखक। तो आरबी लेखक में पहले आता है अल-बिरूनी। तो ये जो अल-बिरूनी है एग्जाम में आता है। अल-बिरूनी किसके राज दरबार में आया था? मोहम्मद गजनी के राज दरबार में आया था, जिनका लिखा पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। नेक्स्ट है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके राज दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में आया था, जिनका लिखा पुस्तक का नाम है रियाला। नेक्स्ट और एक लेखक है, वो है तारानाथ। तारानाथ कौन सा पुस्तक लिखा था? कंगूर एवं तंगुर नामक दो पुस्तक तारानाथ ने लिखा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें क्या है कि 1400 ईस्वी में बोगाजकोय अभिलेख से इंद्र वरुण देवता के बारे में जानकारी पता चलता है। क्या है? 1400 ईस्वी में बोगाजकोय अभिलेख से इंद्र वरुण देवता के बारे में पता चलता है। कौन सा अभिलेख है? ये बोगाजकोय। कौन सा अभिलेख से है? ये बोगाजकोय अभिलेख से इंद्र वरुण आदि देवता के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है ये जो मध्य भारत है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत के गरुड़ स्तंभ बेसलेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ बेसलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सौगरा अभिलेख। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौगरा अभिलेख। नेक्स्ट है रेशम बुनकर सैनियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो रेशम बुनकर जो बुनकर होता है, रेशम बुनकर सैनियों की जानकारी कहां से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ये था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाले कुछ तथ्य। अभी हम कुछ अभिलेख के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल।
दूसरा है नासिक अभिलेख। दूसरा क्या है? नासिक अभिलेख किसका है? जो गौतमी पुत्री सातकर्णी है उनका माता है, उनका गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री का है नासिक अभिलेख। पहले हाथीगुम्फा अभिलेख, कलिंगराज खारबेल, नासिक, गौतमी पुत्र सातकर्णी का माता गौतमी बलश्री। नेक्स्ट है मानदासर अभिलेख। क्या है? मानदासर अभिलेख किसका है? ये है मालवा नरेश यशोवर्धन। कौन है? मालवा नरेश यशोवर्धन। हाथीगुम्फा हो गया, नासिक अभिलेख हो गया, मानदासर हो गया। नेक्स्ट है देववाड़ा अभिलेख। देववाड़ा अभिलेख किसका है? विजय सेन का। देववाड़ा अभिलेख किसका है? विजय सेन का। नेक्स्ट है आईहोल। आईहोल यानी एहोल भी बोल सकते हैं। एहोल अभिलेख किसका है? चालुक्य राज पुलकेशिन II। पुलकेशिन II का एहोल अभिलेख है। नेक्स्ट है भीतरी एवं स्तंभलेख। किसका है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का है भीतरी एवं स्तंभलेख। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख किसका है? फतेहर राज नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किसका है? फतेहर राज नरेश भोज का है ग्वालियर अभिलेख। पहले था हाथीगुम्फा अभिलेख, किसका था? कलिंगराज खारबेल। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदमन। तो रुद्रदमन का है जूनागढ़ अभिलेख। और एक अभिलेख छूट गया जो प्रयाग अभिलेख। प्रयाग किसका है? समुद्रगुप्त का। प्रयाग अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का। देखिए तो हाथीगुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारबेल। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का माता गौतमी बलश्री। मानदासर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्धन का। देववाड़ा अभिलेख किसका है? विजय सेन का। ऐहोल या आईहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन II का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। ग्वालियर अभिलेख किसका है? फतेहर राज नरेश भोज का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदमन। प्रयाग अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त। यहां तक सब क्लियर है? तो इस टॉपिक में मैंने प्राचीन भारत का जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है उसका मैंने डिस्कस कर दिया। अगर इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।